हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार लेके आ चुके हैं एक और नई वीडियो हिस्ट्री की, जो हमने कुछ टाइम पहले स्टार्ट करी थी और बीच में कुछ कारणों से वो छूट गया था। तो 20 यूनिट हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। 20 से आगे के जो यूनिट्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे आज से। जो हमारा 21वां यूनिट है वो है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हमने गुप्त साम्राज्य पढ़ा था। गुप्त साम्राज्य में हमने पढ़ा था गुप्त साम्राज्य में बहुत से शासकों के बारे में हमने इससे पहले पढ़ चुके थे। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य में जैसे हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसके टाइम पर प्रथम चीनी यात्री फाहियान के आया था, भारत आया था। कुमारगुप्त के बारे में हमने पढ़ा, जिसने क्या करा था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी बिहार में। और स्कंदगुप्त के बारे में हमने पढ़ा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट यूनिट आता है वो आता है पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश। ठीक है, ये हमारा 21वां यूनिट है। जो पुष्यवती वंश या वर्धन वंश है, इनके जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं प्रभाकर वर्धन को। ठीक है, प्रभाकर वर्धन क्या थे, पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश के संस्थापक थे। ठीक है, तो प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी, पत्नी का नाम था यशोमती। ठीक है, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम की दृष्टि से, बट एक नॉलेज के लिए आप इसको, ये सारी चीज़ें जो भी मैं बताता हूँ इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते रहिए, जैसे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम रिसर्च करने के बाद लूसेंट और बहुत सारी ऐसी किताबों को मैंने रिसर्च करने के बाद ये सारे नोट्स बनाए हैं, तो आप लोग भी बना सकते हैं। तो प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी थी उनका नाम था यशोमती। ठीक है, यशोमती नाम था प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम। इन्होंने स्थापना करी थी प्रभाकर वर्धन ने वर्धन वंश की। ठीक है, तो इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो हुआ करती थी थानेश्वर। ठीक है, थानेश्वर इनकी क्या होती थी, कैपिटल होती थी, जो अभी कहाँ पड़ता है, अम्बाला जिला हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, अम्बाला जिला हरियाणा में क्या पड़ता है, अभी थानेश्वर पड़ता है। ठीक है, तो जो इनकी प्रभाकर वर्धन थे, इनके पास कुछ उपाधियां भी थी, जैसे परम भट्टारक महाधिराज की। ठीक है, परम भट्टारक महाधिराज की उपाधि किनके पास थी, ये थी प्रभाकर वर्धन के पास। अब जो प्रभाकर वर्धन थे, इनके दो पुत्र थे। एक का नाम था, बड़े पुत्र का नाम था राज्यवर्धन, दूसरे का नाम था हर्षवर्धन। ठीक है, दो पुत्र थे, बड़े पुत्र का नाम था राज्यवर्धन, छोटे पुत्र का नाम था हर्षवर्धन। अब प्रभाकर वर्धन की एक पुत्री भी थी जिनका नाम था कन्यासी। ठीक है, क्या नाम था, कन्यासी नाम था। तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्या मतलब एक स्टोरी है इन पे। ठीक है, ठीक है, एक स्टोरी है। तो जो इनकी पुत्री होती है ना कन्यासी, तो कन्यासी का विवाह किसके साथ करा देते हैं, ये कन्नौज के राजा, कन्नौज के जो मौखरी वंश, कन्नौज में जो मौखरी वंश था ना, उनके एक राजा थे ग्रह वर्मा। ठीक है, कौन कौन थे, ग्रह वर्मा करके एक राजा थे। ग्रह वर्मा के साथ क्या कर देते हैं, कन्यासी का विवाह कर देते हैं, कौन, प्रभाकर वर्धन। ठीक है, तो जब इनके साथ विवाह कर देते हैं, तो इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पर है। ठीक है, तो जब इनका विवाह हो जाता है, तो विवाह के कुछ पश्चात ग्रह वर्मा का क्या हो जाता है, मालवा के शासक देवगुप्त के साथ कुछ लफड़ा हो जाता है। ठीक है, ग्रह वर्मा का क्या हो जाता है, मालवा के शासक देवगुप्त के साथ कुछ लफड़ा होता है, तो ग्रह वर्मा की क्या कर देता है, ये देवगुप्त हत्या कर देता है। ठीक है, मालवा का जो शासक होता है ना देवगुप्त, देवगुप्त ने क्या कर दिया, ग्रह वर्मा की हत्या कर दी। ठीक है, देवगुप्त ने क्या कर दी, ग्रह वर्मा की हत्या कर दी। अब जब इसकी हत्या का पता चलता है, ग्रह वर्मा की हत्या का जब पता चलता है राज्यवर्धन को, कि हमारी बहन का जो पति था, बहन के पति को किसी ने मार दिया है, तो जो शासक होता है उस टाइम पर राज्यवर्धन, इनको काफ़ी ज़्यादा क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। ठीक है, राज्यवर्धन को गुस्सा आता है, तो ये बदला लेने के लिए कहाँ चले जाते हैं, देवगुप्त के पास जाते हैं, और देवगुप्त को क्या कर देते हैं, मार देते हैं, इनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, बहन के पति की हत्या का बदला लेने के लिए इन्होंने क्या किया, देवगुप्त की हत्या कर दी। अब जब देवगुप्त की हत्या हो गई, तो देवगुप्त का एक मित्र होता है। ठीक है, देवगुप्त का एक मित्र होता है जिसका नाम होता है शशांक। ठीक है, क्या नाम होता है, शशांक नाम होता है, जो होता है देवगुप्त का मित्र और पाल वंश का संस्थापक, मतलब सॉरी, पाल वंश का राजा होता है। ठीक है, शासक होता है। जो शशांक होता है वो कौन होता है, ये होता है देवगुप्त का मित्र। ठीक है, इसका क्या होता है, मित्र होता है, और पाल वंश का संस्थापक या सॉरी पाल वंश का शासक होता है। ठीक है, शशांक। तो जब इसको पता चलता है कि राज्यवर्धन ने मेरे मित्र की हत्या कर दी, तब ये जो शशांक होता है, ये शशांक क्या कर देता, अब राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। अब पहले देखो, ग्रह वर्मा था जो हर्षवर्धन और राज्यवर्धन के बहन का जो पति था, ग्रह वर्मा की हत्या करी देवगुप्त ने, फिर देवगुप्त की हत्या कर दी राज्यवर्धन ने। अब शशांक क्या करता है, राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। ठीक है, तो उसने दोस्त का बदला लिया, राज्यवर्धन की हत्या करी। अब जब हर्षवर्धन को पता चलता है कि मेरे भाई को किसी ने मारा, तो हर्षवर्धन क्या कर देता है, शशांक की हत्या कर देता है। ठीक है, तो सब एक दूसरे को मारते रहते हैं। ग्रह वर्मा को मार दिया देवगुप्त ने, फिर देवगुप्त को मारा राज्यवर्धन ने, राज्यवर्धन को मारा शशांक ने, फिर शशांक को कौन मार देता है, हर्षवर्धन मार देता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद क्या हो जाता है, हर्षवर्धन
गद्दी पर बैठ जाता है, क्योंकि उसका बड़ा भाई मर चुका था राज्यवर्धन। ठीक है, तो 606 ईस्वी में क्या होता है, 606 ईस्वी में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है। जब 606 ईस्वी में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है तो उसकी उम्र कितनी थी उस टाइम पे, 16 वर्ष। ठीक है, 16 वर्ष की उम्र में हर्षवर्धन किस में बैठता है, गद्दी में बैठता है। तो उस टाइम पे उसकी जो राजधानी होती थी थानेश्वर होती थी। तो ये थानेश्वर से कन्नौज क्या कर लेता है, अपनी राजधानी परिवर्तित या स्थानांतरित कर लेता है। ठीक है, हर्षवर्धन क्या करता है, थानेश्वर से अपनी राजधानी कहाँ पहुँचा देता है, कन्नौज पहुँचा देता है। ठीक है, तो हर्षवर्धन की कुछ उपाधियाँ भी थी, जैसे शिलादित्य, परम भट्टारक, सकलोत्तोपथर। ठीक है, सकलोत्तोपथर और महाराजाधिराज, सार्वभौम परमेश्वर। तो इतनी सारी इसकी क्या क्या थी, हर्षवर्धन की उपाधियाँ थी। ठीक है, तो 630 ईस्वी में क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है। ठीक है, एक व्यक्ति होता है ह्वेनसांग, जो चीनी यात्री था ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग क्या करता है, भारत आता है। 630 ईस्वी में भारत आया और 645 ईस्वी में लौट जाते हैं। तो उस टाइम पे किसका शासनकाल था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल के टाइम पे ही ह्वेनसांग भारत आया था। ठीक है, और इसने क्या दी थी, शिलादित्य की उपाधि दी थी। ठीक है, शिलादित्य की उपाधि दी थी किसको, हर्षवर्धन को दी थी शिलादित्य की उपाधि। ठीक है, शिलादित्य की उपाधि दी थी ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को। और हर्षवर्धन ने ह्वेनसांग को भी कुछ उपाधियां दी थी, जैसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित। ये सारी उपाधियां किसने दी थी, हर्षवर्धन ने दी थी। यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि और नीति का पंडित, ये सारी उपाधियां ह्वेनसांग को मिली हर्षवर्धन के द्वारा। ठीक है, तो उसके बाद ह्वेनसांग ने एक बुक भी लिखी थी, सी यू की। ठीक है, सी यू की नामक एक पुस्तक लिखी थी ह्वेनसांग ने। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्वेनसांग सी यू की पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑप्शन होगा, तो ह्वेनसांग पे टिक कर देना है। ठीक है, और ह्वेनसांग की उपाधियां भी लिखने याद करनी है, जो किसके द्वारा दी गई थी, हर्षवर्धन की द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो इस बुक में क्या लिखा गया है, इस बुक में बौद्ध ग्रंथ संग्रह नहीं, जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन के शासनकाल में जो ह्वेनसांग भारत आया, तो ह्वेनसांग भारत आने का उसका जो मकसद था वो क्या था, वो उसका जो मेन मकसद था वो था नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करना। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए वो भारत आया था। और उस समय जो आचार्य थे, मास्टर थे नालंदा विश्वविद्यालय के, वो थे सीलभद्र। ये भी पूछा जाता है, जब ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ने आए उस टाइम पे नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य जी कौन थे, वहाँ के टीचर जो भी प्रिंसिपल थे वो थे सीलभद्र। ठीक है, सीलभद्र। ठीक है, सीलभद्र क्या थे, नालंदा विश्वविद्यालय के उस टाइम पर आचार्य थे। और ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी, वो करी थी किसने, कुमारगुप्त ने। ठीक है, कुमारगुप्त ने क्या करी थी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था उस टाइम पे। और क्या करा था इसने, बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भी भारत आया था। मतलब इसको बौद्ध ग्रंथ संग्रह करना था, जितने भी भारत में बौद्ध ग्रंथ थे, जो भी जानकारी मिलती थी उसके संग्रह के लिए आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया। तो इसी बीच में जब हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था तो इसने एक पुस्तक लिखी थी सी यू की करके। ठीक है, और उस टाइम पे मास्टर कौन थे वहाँ के, नालंदा विश्वविद्यालय के, वो थे सीलभद्र। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे इसके बारे में। तो आगे देखेंगे जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन के बारे में कुछ और चीज़ें देखेंगे। तो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जो हर्षवर्धन राजा था उसके दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट थे। ठीक है, बाणभट्ट क्या थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी हर्षचरित करके। ठीक है, इन्हीं के बारे में लिखा था इसमें, हर्षचरित में, हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है, हर्षचरित और कादम्बरी, ये दोनों पुस्तक इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, हर्षचरित के लेखक कौन है या फिर कादम्बरी के लेखक कौन है। तो हर्षचरित और कादम्बरी किसने लिखा था, बाणभट्ट ने लिखा था, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, हर्षवर्धन ने क्या किया था, नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध किया था। ठीक है, हर्षवर्धन ने क्या किया था, नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध किया था, जिसमें हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन हार जाता है, पुलकेशिन द्वितीय जीत जाता है। ठीक है, तो हर्षवर्धन की एक आत्मकथा भी है। हर्षवर्धन की जो आत्मकथा है उसका नाम है रत्नावली, और एक और है नागानंद और है प्रियदर्शिका। ठीक है, तो इसकी नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये दोनों क्या है, इसकी आत्मकथा है। ठीक है, 643 ईस्वी में क्या हुआ था, 643 ईस्वी में हुआ था दो विशाल धार्मिक सम्मेलन। ठीक है, उस टाइम पे 643 ईस्वी में दो धार्मिक सम्मेलन हुए थे। एक तो हुआ था प्रयाग में, दूसरा हुआ था कन्नौज में। ठीक है, कन्नौज और प्रयाग में क्या हुए थे, दो धार्मिक सम्मेलन हुए थे। कब, 643 ईस्वी में। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल के टाइम पे। तो हर्षवर्धन के द्वारा
जो ये सम्मेलन हुआ था उसमें प्रत्येक 5 वर्ष में समारोह का आयोजन होता था, ठीक है। जो ये प्रयाग था, प्रयाग में क्या होता था, हर 5 वर्ष में समारोह का आयोजन होता था, ठीक है। जो ये समारोह होता था इसका आयोजन होता था हर 5 वर्ष में प्रयाग में, ठीक है। और जो इनका ये छठा जो समारोह हुआ था, छठे समारोह में हुएनसांग में सम्मिलित हुआ था। जो इनका छठा समारोह हुआ था धार्मिक सम्मेलन, इसमें क्या हुआ था, हुएनसांग भी सम्मिलित हुआ था। और जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन को क्या कहा जाता है, अंतिम हिंदू शासक भी कहा जाता है, ठीक है। अंतिम हिंदू शासक किसको कहा जाता है, वो बोला जाता है हर्षवर्धन को, ठीक है। हर्षवर्धन के द्वारा ही ये समारोह होते थे। उसके बाद अंतिम हिंदू शासक बोला गया हर्षवर्धन को। और हर्षवर्धन के जो अधीनस्थ शासक थे, ठीक है, तो उनको महाराज अथवा महासामंत कहा जाता था। जो इनके अधीनस्थ शासक थे उनको महाराज अथवा महासामंत कहा जाता था। और हर्षवर्धन ने सिंचाई का जो साधन था, हर्षवर्धन के टाइम पे सिंचाई का साधन उसको बोला जाता था तुलायंत्र या फिर जल पंप, ठीक है। जल पंप या तुलायंत्र बोला जाता था, जिसका उल्लेख किसमें मिलता है, जो इसकी जीवनी लिखी है बाणभट्ट ने हर्षचरित में इस यंत्र के बारे में, जल पंप या तुलायंत्र के बारे में मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो रिवीजन के तौर पे मैं बता देता हूँ, बाणभट्ट ने पुस्तकें लिखी हर्षचरित और कादम्बरी। और नर्मदा नदी के तट पर इनका एक युद्ध हुआ था, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था। और जो हर्षवर्धन की आत्मकथाएं हैं उनमें से एक है रत्नावली, दूसरी है नागानंद प्रियदर्शिका, ठीक है। 643 ईस्वी में प्रयाग और कन्नौज में इन्होंने 2 धार्मिक सम्मेलन, विशाल धार्मिक सम्मेलनों की वो करी थी, आयोजन किया था इसका। और जो प्रयाग है, प्रयाग में क्या होता था, हर 5 वर्ष में धार्मिक सम्मेलन होता रहता था, ठीक है, 5-5 वर्ष में। और जो छठा समारोह हुआ था, छठे समारोह में हुएनसांग ने भी भाग लिया था, ठीक है। और इसको अंतिम शासक, हिंदू शासक माना जाता है। किसको, हर्षवर्धन को क्या माना जाता है, अंतिम हिंदू शासक माना जाता है। और इसके अधीनस्थ जो शासक थे उनको बोला जाता है महाराज अथवा महासामंत। और जो तुलायंत्र और जलपंप है, ये सिंचाई का साधन होता था हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में, जो हर्षचरित में लिखा गया है, ठीक है। तो आज का जो यूनिट था, आज का जो चैप्टर था, यहीं पे क्लोज होता है। बाकी आगे आने वाले जो चैप्टर हैं वो हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, जिसमें हम चालुक्य पढ़ेंगे, ठीक है, चालुक्य पढ़ेंगे और राष्ट्रकूट पढ़ेंगे। और बहुत सारे ऐसे आएंगे छोटे छोटे, बेंगी, वातापी, चोल प्रशासन है, यादव वंश, कदम वंश, गंग वंश, काकती वंश, मौखरी वंश। तो ये सारे 8-10 जो वंश हैं, इनको नेक्स्ट चैप्टर में हम क्लोज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।